हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉजिक के बारे में। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने एथिक्स और एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है लॉजिक। द टर्म लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन्स रीजन और एक्सप्रेशन ऑफ रीजन इन वर्ड्स। तो लॉजिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लोगोस से आया है, जिसका मतलब होता है रीजन या फिर एक्सप्रेशन ऑफ रीजन इन वर्ड्स। मीन्स जो भी चीज हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है और रियल कॉज क्या है, दैट इज डिस्कोर्स। इटाइमोलॉजिकली देयरफॉर लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट। तो जो लॉजिक है वो किस चीज की साइंस है? हमारी रीजनिंग की और आर्ग्यूमेंट की, किसी चीज के लिए तर्क देना कि ये जो चीज हो रही है आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास, ये क्यों हो रही है। क्योंकि हर एक चीज के पीछे का होने का कोई ना कोई एक कारण होता है। अकॉर्डिंग टू डीवे एंड स्टेबिंग, रीजनिंग इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज अ प्रोसेस of finding way out of some difficulty or a problem by weighing the evidence on the basis of tentative hypothesis and thereby reaching some conclusion। तो रीजनिंग क्या है? ये एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई रास्ता ढूंढते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए एविडेंस कलेक्ट करते हैं ताकि अब हम एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस के बेस पर और किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकें। बेसिकली मतलब क्या है कि किसी भी चीज के लिए रीजन देना, तर्क देना। नाउ डिवीजन ऑफ लॉजिक। तो हमने क्या किया है, लॉजिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारा है इंडक्टिव लॉजिक। इट प्रोसीड्स विद अ नंबर ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस एंड मूव्स टुवर्ड्स अ जनरलाइजेशन एज अ कंक्लूजन। तो हम क्या करते हैं इस केस में, सबसे पहले कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस लेते हैं, कुछ एक हमने स्पेसिफिक चीज को हमने देखा और उसके बेस पे हमने एक जनरलाइज व्यू ले लिया उसका एक एज अ कंक्लूजन। तो ये है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, मींस एक स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाते हैं। जनरल क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, हमारा एक लॉजिक है, हमारे एक कंक्लूजन है। डिडक्टिव लॉजिक, अब डिडक्टिव में क्या है, जैसे हम इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, इसमें हम जनरल से एक स्पेसिफिक तरफ जाएंगे। इट स्टार्ट्स रीजनिंग फ्रॉम द general to the particular and deduces inferences which are absolute truth। तो जिस तरह से हम स्पेसिफिक से जनरल गए, इस तरह से हम जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक रीजनिंग, डाइलेक्ट्रिक क्या है, इट बिगिंस विद अ प्रोपोजिशन और अ स्टेटमेंट कॉल्ड अ थीसिस। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक स्टेटमेंट से होती है जिसको हम थीसिस नाम देते हैं। द रीजन देन सेट्स अप द एग्जैक्ट ऑपोजिट आइडिया कॉल्ड एंटीथीसिस। तो उसके बाद जो रीजन होता है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, जिसको हम एंटीथेसिस के नाम से जानते हैं। द टू आर देन रिजॉल्व्ड इनटू सिंथेसिस। उसके बाद हम इन दोनों का सिंथेसिस करते हैं, कंबाइन करते हैं। दिस लेटर देन बिकम्स अ न्यू थीसिस विच इज काउंटर्ड विद अ न्यू एंटीथेसिस। तो इससे क्या हुई, हमारी नई थीसिस प्रोवाइड होती है। दिस रीजनिंग गोज ऑन फॉर द अल्टीमेट सोल्यूशन। और इसकी वजह से, इस रीजनिंग की वजह से हमें एक अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल जाता है किसी भी एक प्रॉब्लम का, किसी भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन का। फोर्थ है हमारा प्रैग्मेटिक और एक्सपेरिमेंटल पैटर्न ऑफ लॉजिक। इट स्टार्ट्स विद द रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अ हाइपोथेसिस एंड यूज ऑफ रीजन एंड एक्सपीरियंस फॉर टेस्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ द सजेस्टेड सोल्यूशन। हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम रीजन का यूज करते हैं और एक्सपीरियंस को टेस्ट करते हैं। उसके बाद द रिजल्ट्स ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लॉजिक और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है। लॉजिक इज द बेसिस ऑफ ऑल नॉलेज। जितनी भी तरह की नॉलेज होती है सभी का एक बेस क्या होता है, लॉजिक, उसका रीजन। इट इज हेंस कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंसेस। इसलिए हम साइंस ऑफ साइंसेस के नाम से भी जानते हैं। जो साइंस है उसके भी एक ऊपर एक साइंस होना। इट स्टडीज various intellectual processes such as thinking, reasoning and judgment। तो ये तीनों प्रोसेस, थिंकिंग, रीजनिंग और एक फाइनल जजमेंट देना, ये इसी का एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, हमारे माइंड में ही चलता है। ऑल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस।
अब देखिए, आपको तो पता ही है, जितनी भी तरह की एजुकेशन होती है सभी में थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। While theory is arrived at by induction, the practice depends upon the deduction. अब देखिए, जो थ्योरी होती है वो इंडक्शन पे बेस होती है, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो डिपेंड होती है डिडक्शन पे। सो बोथ इंडक्शन एंड डिडक्शन आर द टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ लॉजिक। तो इसलिए जो दोनों इंडक्शन और डिडक्शन है, ये दोनों ही लॉजिक के ही ब्रांचेस हैं। द नॉलेज ऑफ लॉजिक helps in the avoiding error and arriving at a correct generalization in every field of education. हमारी एजुकेशन की जितने भी तरह की फील्ड हैं, जब हमें लॉजिक की नॉलेज होती है और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एरर्स को, अपनी गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं और एक करेक्ट जनरलाइजेशन के पास पहुंच सकते हैं। इट रिजॉल्व्स डाउट्स एंड पॉइंट्स आउट फैलेसिस। तो ये क्या करता है, हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करता है और फैलेसिस को पॉइंट आउट करता है। इट इज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर द ऑल द सीरियस स्टूडेंट्स। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है जो सभी सीरियस स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो द टीचर मस्ट नो लॉजिक इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो एक टीचर को लॉजिक की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा एफिशिएंट बना सके, इफेक्टिव बना सके। नाउ रिलेशन विद एजुकेशनल प्रोसेस। हमारी ये एजुकेशनल प्रोसेस से कैसे लिंक होता है? लॉजिक इज डायरेक्टली लिंक विद द एजुकेशनल प्रोसेस as the outcomes of teaching and learning are considered to be the development of logical thinking, such as the ability to classify, organize, define and inference. अब देखिए, जो लॉजिक होता है उसका हमारी एजुकेशनल प्रोसेस के साथ डायरेक्टली लिंक होता है, क्योंकि जो हमारे टीचिंग लर्निंग का आउटकम होता है वो हम कंसिडर करते हैं कि हमारी वो लॉजिक थिंकिंग को डेवलप करेगा, जैसे कि चीज़ों को क्लासीफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, डिफाइन करना और इन्फरेंस निकालना। A considerable amount of the instructor's information must be organized in a logical fashion. तो एक जो इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन होती है उसको एक लॉजिकल फैशन में ऑर्गेनाइज करना। सबसे पहले बात करते हैं हम करिकुलम की। सो द करिकुलम और द लेसन में बी सेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली। हमें क्या करना चाहिए, करिकुलम को एक सिस्टमैटिक वे में लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। व्हेन द ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और डिसिप्लिन बीइंग स्टडीज। तो क्या होता है कि अगर हमारा जो भी हम चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जो भी हमारा करिकुलम है, जो भी हमारा सिलेबस है, जब वो एक ऑर्डर में होता है तो हम उसे नेचुरली सीख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो करिकुलम होना चाहिए, हमारा सिलेबस होना चाहिए, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ होना चाहिए, जिससे पहले बच्चे जो ईजी चीज़ें हैं वो सीख लें, उसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाएंगे। ऑर्डिनरी दिस मीन्स दैट सब्जेक्ट मैटर इज ऑर्गेनाइज्ड डिडक्टिवली और दैट द ऑर्डर follows the hierarchy by which the ideas explains another. Next, the subject matter is organized psychologically. When the order is determined by regard for the individuality of the student, that is his level of psychological maturity or his dominant interest. इनका क्या कहना है कि सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो इंडिविजुअल के माइंड के हिसाब से, उसकी साइकोलॉजिकल के हिसाब से, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के हिसाब से उसका लेवल होना चाहिए, जिसके हिसाब से जो बच्चा है उसको आपस से रिलेट कर पाएगा उस टॉपिक को, उस करिकुलम को। सो इन ऑल एजुकेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ स्कूलिंग आर इमर्ज्ड इन द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइफ। तो जिस तरह से सभी जो है एजुकेशन जो है और जितनी भी तरह की स्कूलिंग है, ये सब इमर्ज्ड है हमारी वैल्यूज को बनाने में, हमारी लाइफ की वैल्यूज को, इधर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अब हमें कभी कोई पता भी होता है, कभी नहीं पता होता, हमारे अंदर वो वैल्यूज जा रही होती हैं। टीचर्स आर वैल्यू एजेंट्स, और जो टीचर होते हैं इन वैल्यूज के एजेंट होते हैं, जो वो वैल्यू, वो स्पेसिफिक वैल्यू वो बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं उसको देते हैं। दे देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मॉडल्स ऑफ वैल्यू। दे ईदर रीइंफोर्स और चैलेंज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स। द सर्च फॉर गुडनेस एंड ब्यूटी लीड्स बोथ फिलोसफर्स एंड एजुकेटर्स इन द एक्सोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। तो जब हम गुडनेस और ब्यूटी की तलाश करते हैं तो हम एक दोनों ही तरह फिलोसोफर और एजुकेटर्स हम जाते हैं एक्सोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन की तरफ, जहां पर हम वैल्यूज की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिवीजन के लिए, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर से। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है
फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का, ये सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको जितना भी अभी तक मैंने समझाया है आपको समझ आया होगा, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप बिना किसी रुकावट के आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उस डाउट को पूरा कर सकूं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।